मांगा था 10 लाख पाउंड का, एक तो पहले मांगा था 1772 में, इसने फिर से मांगा था। इसीलिए इस एक्ट में ये कहा गया था क्या, द प्लानिंग ऑफ वार एंड विक्ट्रीज, युद्ध और विजयों की योजनाएं बनाना, या युद्ध करना या विजय करना, आर अगेंस्ट द विल, रेस्पेक्ट एंड पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड। समझ क्या कह रहा है वो कह रहा है कि विजयों की और युद्धों की योजना बनाना और क्षेत्रों को जीतना इंग्लैंड की नीति, सम्मान और इच्छा के विरुद्ध है। वो ये बात कहकर के इस बात को छुपा रहे थे एक्चुअल में कि हम लोग हार रहे हैं, यही हुआ ना, कहकर के छुपा रहे कि तो हमारी इच्छा ही नहीं थी, ये लोग फालतू लड़ रहे हैं। जबकि सच बात यह है कि इच्छा थी भी, लेकिन फिर भी वो छुपा रहे थे इस बात को। और इसीलिए ये कहा गया कि अगर ये लोग जबरदस्त युद्ध कर देते हैं ना, आदेश तुम पार करोगे तो नहीं करना है, अगर ये कर देते हैं तो सस्पेंड कर देना। उसके पीछे ये तर्क था, यानी ये पहला एक्ट था, शायद पहला और अंतिम एक्ट था, जिसमें ये कहा गया कि विजय और युद्ध अंग्रेजों की मंशा नहीं। क्लियर? उसके साथ एक काम और किया गया, और ये कहा गया कि कंपनी का जो भी क्षेत्र है, कंपनी ने भारत में जो भी क्षेत्र था, उस क्षेत्र के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, उसका नाम, उसको कहते थे ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, यानी भारत में ब्रिटिशों के अधिकार में जो क्षेत्र है, शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। यानी इसका मतलब है कि कंपनी ने या ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने दावा ठोक चुकी थी अब कि हाँ, ब्रिटेन का भी भारत पर कुछ ना कुछ जमीन पर कब्जा है। अभी तक उसने ये दावा नहीं किया था कि भारत की जमीन पर हमारा कब्जा है, लेकिन अब कह दिया था कि ब्रिटिश पोजेशन माने अधिकाराधीन क्षेत्र इन इंडिया। समझ में आया? तो कई कारणों से क्या रहा, महत्वपूर्ण था। पहली बात तो क्या, इसमें पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल अफेयर्स को अलग कर दिया गया, और पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर बनाए गए, जिनमें से एक का वित्त मंत्री होना आवश्यक था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया, इसमें एक ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया नाम के टर्म का इस्तेमाल किया गया। किसके लिए किया गया था? फॉर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। जो कंपनी का भारत में क्षेत्र था, उसके लिए कहा गया था, क्या कहा गया था कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, उसके मेंबर घटा करके 4 से कितने कर दिए गए थे? 3 कर दिए गए थे, और सुप्रीमेसी स्थापित कर दी गई कि अब अगर ये लोग बात नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे बर्खास्त कर सकते हैं दोनों को। एक काम और कहा गया था, जिसमें मैंने बताया क्या, कि प्लानिंग ऑफ वार्स एंड विक्ट्रीज आर अगेंस्ट द विल, पॉलिसी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, बात लिख लें। बात, युद्ध करना एवं विजय की नीतियां बनाना, युद्ध करना एवं विजयों की नीतियां बनाना इंग्लैंड की नीति, इच्छा एवं सम्मान के विरुद्ध है। इंग्लैंड की नीति, इच्छा एवं सम्मान के विरुद्ध है। Are again will, respect and policy of England. क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, ये था कुल मिलाकर के पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो मुख्य एक्ट आता है वो आता है एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। देखो अभी तक क्या होता था, एक बात जो हम लोगों ने शायद डिस्कस नहीं की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर होते थे 1784 तक 4 रहे, 73 से 84 तक, लेकिन 84 के बाद कितने हो गए थे?
लेकिन 1773 से लेकर के 84 तक और 84 के बाद भी, और कहें कि 1773 से लेकर के 1786 तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर होते थे उनमें से एक का कमांडर इन चीफ होना जरूरी था। प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ होना जरूरी था। उन पहले 4 थे, 4 में से 3, उनमें से एक प्रधान सेनापति होता था। एक बात क्या हुआ कि 1776 में अमेरिका में और ब्रिटेन में युद्ध हो रहा था। 1776 में चार्ल्स 1776 को अमेरिका बोलता है जब आजाद हो गए, ठीक है, उसमें युद्ध हो रहा था और वहां कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ब्रिटेन का। अमेरिका में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इतनी बुरी तरह हारा था अमेरिका वालों से, उसको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिली थी। तो अपनी गुस्सा को निकालने के लिए उसने ब्रिटेन की महारानी से संसद में कंपनी में जुगाड़ लगाई। जुगाड़ लगाने के बाद कहा कि मुझे एक बार इंडिया भेज के तो देखो, जितना मैंने नुकसान आपको अमेरिका में करवाया है उसकी भरपाई मैं भारत में करवाऊंगा। और 1780, आप सोच के देखो, 84 से 86 2 ही साल तो हुए हैं। 86 में अलग से संसद को एक एक्ट लाना पड़ा और वो स्पेशली कॉर्नवालिस की अपॉइंटमेंट जुड़ा हुआ था। और कॉर्नवालिस ने क्या कहा था, क्या अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल के मेजॉरिटी के माध्यम से डिसीजन होते थे। अब इसमें कहा गया कॉर्नवालिस ने कि मुझे शक्ति ऐसी दो कि मैं किसी की बात ही नहीं सुनूं। I want to have right to override the decision of executive council. मैं उन डिसीजंस को ओवरराइड कर दूं, यानी मैं अपनी सर्वश्रेष्ठता कभी भी रद्द कर सकता हूं उनके। मैं तुम्हारी बात मुझे सुना दो, बात अपनी निर्णय सुना दो, लेकिन बात मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। पहली बात तो ये कहा गया, कॉर्नवालिस ने ये कहा था तो एक्ट में लाया भी गया। दूसरा ये हुआ, कॉर्नवालिस ने कहा, क्या कहा कि अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कमांडर इन चीफ नहीं रखूंगा, मैं ही कमांडर इन चीफ का पद धारण करूंगा और मैं ही गवर्नर जनरल, दोनों पोस्ट में ही रखूंगा। ठीक है, इन दोनों कामों को करने के लिए गवर्नर जनरल एक्ट ऑफ 1786 लाया गया और कॉर्नवालिस को नया गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल को। और वो स्वयं अब उनके डिसीजन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी उसकी कार्यकारी परिषद, उसके डिसीजन को ओवरराइड कर सकता था, रद्द कर सकता था और अपना डिसीजन स्थापित कर सकता था और उसे ही कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी सौंप दी गई। क्लियर है? तो ये 2 बातें थी 1786 में। कॉर्नवालिस को क्यों लाया गया था? क्योंकि कॉर्नवालिस हताश था, एकदम हारा हुआ था अमेरिका से, इसलिए वो चाहता था कि वहां का बदला मैं यहां पूरा करूं। और इसीलिए उसने मैसूर का तृतीय युद्ध और मैसूर का चतुर्थ युद्ध, तृतीय युद्ध 1792 में हुआ था, ठीक है, मैसूर के तृतीय युद्ध चतुर्थ युद्ध में कॉर्नवालिस ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। क्यों? क्योंकि कॉर्नवालिस चाहता था कि अमेरिका में जो मेरे सम्मान को क्षति पहुंची है, मेरे रिस्पेक्ट को क्षति पहुंची है, वो मैं यहां से गेन करूंगा। समझ में आया? तो 1786 के माध्यम से 2 ही काम किए गए मुख्य रूप से, कि अब गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता था, रद्द कर सकता था, पहली बात। दूसरी बात क्या की गई? दूसरी बात यह हुआ कि कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी अब किसमें वेस्ट कर दी गई? वेस्टेड गवर्नर जनरल। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। आज हम लोगों ने 3 देख लिए, एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया 1784 और एक्ट ऑफ 1786। तो विशेषकर किससे जुड़ा हुआ है? कॉर्नवालिस की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। ओके।